हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा पॉलिटिकल मैटर को लेकर उपस्थित हूँ, जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि देश के शासन और राजनीति में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और इन बदलाव से संबंधित तर्क संगत प्रश्नों को खास करके लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में प्रमुखता से पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और संयोग से वर्तमान जो सरकार है, भारत की सरकार, इसके काल में देश के शासन के संदर्भ में बड़े बड़े परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार का मुद्दा है जिसको लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। यह है दिल्ली सेवा अधिनियम 2023, जो अभी पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और केंद्र की सरकार यानी खास करके विधायिका और न्यायपालिका के बीच यह एक तनाव का विषय बना हुआ है। और केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच तो तनाव का यह ज्वलंत मुद्दा ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं या बनाए जाने के प्रयास किए गए हैं, जिनको लेकर के समय समय पर न्यायपालिका के साथ तनाव की स्थिति देखी गई है। जैसे हम सभी को याद है, कुछ समय पहले केंद्र की सरकार ने या केंद्र की विधायिका ने कॉलेजियम सिस्टम, जो लंबे समय से भारत में प्रचलित है और जिसकी अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती रही है, उस कॉलेजियम सिस्टम को कानून द्वारा, अधिनियम द्वारा केंद्र की सरकार ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ और मुकदमा में पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार ने जो कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर इसकी जगह राष्ट्रीय नियुक्ति न्यायिक आयोग का प्रावधान किया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, क्या यह उचित है, क्या यह संविधान संगत है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के पश्चात पाया कि नहीं, यह न्याय संगत नहीं है, यह संविधान की भावना का उल्लंघन है। अतः इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया 2014 में और पुनः कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया। यहाँ भी एक बड़ा तनाव देखा गया था। अभी फिर एक तनाव का बड़ी जबरदस्त मुद्दा है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, यह व्यवस्था दिया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में जो संगठन होगा उसमें न्यायाधीशों की भी भूमिका होगी, उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। इसके विरुद्ध पुनः केंद्र की सरकार एक नया विधेयक लाने जा रही है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में न्यायाधीशों की भूमिका को निरस्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। आगे इसकी रूपरेखा क्या होगी, जब ये पास होगा तो पुनः इसकी चर्चा करेंगे। और अभी कुछ इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जहाँ से हाई लेवल्स में क्वेश्चन पूछा जाना तय है, पीटी में और मेन में, दोनों में। और यह है दिल्ली सेवा अधिनियम 2023। इसकी पृष्ठभूमि को समझें। हम सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति विशेष है। एक दिल्ली, एक पांडिचेरी और एक जम्मू तथा कश्मीर, जो हाल ही में सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश भारत का है, जो पहले राज्य हुआ करता था और वर्तमान सरकार द्वारा उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर हैं,
की स्थिति अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। इसलिए कि अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा या अपना मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं है, लेकिन इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा और अपने मुख्यमंत्री का प्रावधान है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान बन चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन अन्य जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ यह प्रावधान लागू है। और इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे विशेष स्थिति दिल्ली की है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है। तो यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति जो विशेष हुई, इस संदर्भ में पृष्ठभूमि से लेकर अभी तक की घटनाओं को समझें तो दिल्ली सेवा अधिनियम आसानी से समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब तक बैकग्राउंड से आप नहीं समझते हैं, आप उस तथ्य की जानकारी बढ़िया ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उस पर ना तो कोई आपका आर्गुमेंट आ सकता है, ना ही कोई स्टेटमेंट आ सकता है, और ना ही बढ़िया से आप तथ्य को लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले दिल्ली की विशेष स्थिति की पृष्ठभूमि को देखें। ध्यान रखें, 69वां संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। यानी 69th अमेंडमेंट द्वारा जो 1991 में हुआ, इसके द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया राजधानी होने के नाते, और इसका आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। और इसके प्रशासक का नाम, पदनाम उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको शॉर्ट में LG कहते हैं, रखा गया। ध्यान रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होंगे उनका पदनाम क्या होगा, यह निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अधिनियम, इस संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, और इसके प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल रखा गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया। और जैसा कि ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली की जो सरकार होगी, जो 70 सदस्यों वाली जहां विधानसभा होगी, जहां मुख्यमंत्री होंगे, तो 70 सदस्यों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया और मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया। और इसको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन 3 विषयों को छोड़ते हुए: कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, और भूमि उपयोग यानी जमीन। यानी राज्य सूची के अन्य सभी विषयों पर दिल्ली की सरकार को या विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन 3 विषयों को छोड़ते हुए कानून व्यवस्था, पुलिस तथा जमीन को छोड़कर अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की दिल्ली की सरकार को दिया गया। इस तरह से 69th अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली की विशेष स्थिति कायम की गई। अब इसके बाद आगे देखिए कैसे कैसे घटनाक्रम, कैसे कैसे घटनाएं घटी और कैसे कैसे परिवर्तित होते हुए आज इस रूप में दिल्ली सेवा अधिनियम को पारित किया गया। इसके पृष्ठभूमि में जाना है तो ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान यह भी था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की सरकार को होगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती LG के नियंत्रण में था, जबकि संविधान कहता था कि 3 मामले को छोड़कर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 मामलों को छोड़ करके अन्य सभी मामले पर निर्णय दिल्ली की सरकार लेगी। लेकिन व्यवहार में क्या था कि दिल्ली के जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट जो होता था ये गवर्नर के कार्यकारी अधिकार में था, गवर्नर के कार्यकारी नियंत्रण में था। तो यह प्रावधान के विरुद्ध था। संविधान ये अधिकार LG को नहीं डायरेक्टली देता था।
तो इसके विरुद्ध, क्योंकि संविधान कहता था कि भाई इन तीनों मुद्दा को छोड़ करके अन्य कोई भी मुद्दा है उस पर डिसीजन सेंट्रल दिल्ली की सरकार लेगी। लेकिन व्यवहार में अधिकारियों के, दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों का स्थानांतरण, ये ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह का जो पावर था वो गवर्नर अपने हाथ में, डिप्टी गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हाथ में रखे हुए थे। तो यहीं से विवाद शुरू हुआ कि भाई ये अधिकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं होना चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ये तो इसके नियंत्रण में है नहीं। फिर एलजी का यह पावर नहीं है, यह पावर दिल्ली सरकार का होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। एलजी के इस कार्यकारी अधिकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ, और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुकूल जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार दिल्ली की सरकार को ही होगा। और दिल्ली सरकार द्वारा पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर अन्य किसी भी मामले पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं, तो इन्हें मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होंगे। और अब से पहले उपराज्यपाल, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रकार से बंधन में नहीं थे, दिल्ली सरकार के हर डिसीजन को वो नहीं मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकारी थे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का राइट राज्यपाल के पास था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद क्या हुआ कि राज्यपाल का यह अधिकार छीन गया, और यह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट का टोटल मामला पुनः दिल्ली सरकार के हाथ में चला गया। यहीं से विवाद का मुद्दा उत्पन्न हुआ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय संविधान में लिखे गए प्रावधानों के अनुकूल ही देता है, और संविधान में जो प्रावधान थे उसी के अनुकूल निर्णय दिया। और संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल दिल्ली राज्य सरकार के अधिकारियों के नियुक्ति, स्थानांतरण का पावर राज्यपाल को नहीं था। लेकिन उपराज्यपाल ऐसा करते थे पहले, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उपराज्यपाल का यह अधिकार छीन गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रत्यक्ष रूप से तो केंद्र की सरकार निरस्त नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार, विधायिका के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, और इसका एक सॉल्यूशन यह समझ में आया केंद्र सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध एक अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर लिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में 1 to 3 में केंद्र की सरकार को, यानी राष्ट्रपति को, अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या निर्णय के विरुद्ध ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023। केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार के पक्ष में और दिल्ली के उपराज्यपाल के विपक्ष में फैसला दिया, उस फैसला को पलटने के लिए केंद्र की सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से एक अध्यादेश लाया, एक ऑर्डिनेंस लाया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 123 के तहत 1 to 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका शर्त यह है, संविधान लिखता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कोई कानून बनाना जरूरी हो गया हो, कोई ऐसा जटिल कानूनी मुद्दा उत्पन्न हो गया हो जिससे निपटने के लिए कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन फिर संसद की बैठक आरंभ हो गई,
संसद का सत्र आरंभ हो गया, उसके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानून को संसद के दोनों सदनों से सहमति दिलानी होती है, अन्यथा यह कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। तो कोई भी काम तो संविधान के प्रावधान के अनुकूल ही होगा। सरकार के सभी अंग संविधान की सीमा में बंधे हुए हैं, और जब कभी एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो विवाद का विषय बनता है। तो केंद्र की सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसला को बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया, और चूंकि संविधान लिखता है कि जब संसद का सत्र आरंभ हो जाए तो अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कराना होगा। तो मॉनसून सत्र में केंद्र की सरकार ने इस अध्यादेश का अनुकूल एक बिल संसद में पेश किया, जिसका नाम था दिल्ली सेवा विधेयक। दिल्ली सेवा विधेयक, ठीक है। और दिल्ली सेवा विधेयक को प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों ने यानी लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया। इस अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए, कानूनी रूप देने के लिए केंद्र की सरकार ने एक विधेयक तैयार किया, जिसका नाम था दिल्ली सेवा विधेयक, और इसको संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों द्वारा यह पास भी हो गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम का या कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए, राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जाए। तो दिल्ली सेवा विधेयक को जब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मंजूरी दे दी, यानी हस्ताक्षर कर दिया। और जब विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है तब यह अधिनियम यानी एक्ट हो जाता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद ही दिल्ली सेवा विधेयक दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 के नाम से जाना गया, और इसके माध्यम से इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया। इस बिल का नाम रहा दिल्ली सेवा अधिनियम 2023, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ इसका वास्तविक नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, जिसमें दिल्ली के अधिकारों में या दिल्ली से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया, क्योंकि बिना संशोधन का आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसी संशोधन द्वारा दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 का निर्माण किया गया। और यह जो संशोधन अधिनियम है, ध्यान दीजिए, अधिनियम के अनुसार दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति नेशनल NCCSA राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पूछना शुरू कर देगा। फुल फॉर्म तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। यानी यह अधिनियम कहता है कब दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादला ट्रांसफर का अधिकार, ट्रांसफर जो होगा वह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया, और यही अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेगा। और इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री है, ध्यान रखें, इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसके 2 अन्य सदस्य जो होंगे वो मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। तो 3 सदस्यीय यह जो संगठन है उसमें चेयरमैन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन और बाकी के 2 अन्य जो सदस्य होंगे वो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी एंड गृह सचिव होम सेक्रेटरी होंगे। और कोई भी डिसीजन बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यानी इसमें मुख्यमंत्री अल्पमत में है, और 2 व्यक्ति जो कहेंगे
वही होगा, अर्थात केवल दिखाने के लिए इसका चेयरमैन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बनाया गया है। लेकिन इस प्राधिकरण या इस प्राधिकरण अथॉरिटी, इस प्राधिकरण को का प्रधान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को तो बनाया गया है, लेकिन वास्तव में उनका कोई अपना अधिकार नहीं होगा, क्योंकि दो अन्य सदस्य भी है, मुख्य सचिव और गृह सचिव। ठीक है, तो मुख्य सचिव और गृह सचिव अगर दोनों मिल करके कोई डिसीजन लेके ऐसा होना चाहिए, तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि साफ साफ अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और बहुमत मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा। अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहा गया है कि कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। NCCSA द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में LG को सिफारिश की जाएगी। ये नियुक्ति करने वाली संगठन जो है, नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति, राज्य उपराज्यपाल यानी LG को ही होगा, लेकिन इसके लिए सिफारिश NCCSA द्वारा ही किया जाएगा, और इसकी सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया उपराज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा, आपको रिकमेंड करेगा। NCCSA नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इसको करेगा, आपको ये रिकमेंड करेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, रिकमेंड ये करेगा, और ये भी इसका बहुमत जो होगा उसी के आधार पर सारा चीज का अपॉइंटमेंट होगा, और अपॉइंटमेंट करने का पावर LG को होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट को है, कॉलेजियम सिस्टम उसको रिकमेंड करता है, लेकिन अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही। तो चूंकि दिल्ली के अधिकारियों के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर के बारे में जो अनुशंसा किया जाएगा वह NCCSA द्वारा किया जाएगा, और इनके अनुशंसा के आधार पर अपॉइंटमेंट तो LG द्वारा ही किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के अधिकारियों के अपॉइंटमेंट और तबादला का पावर LG के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र की सरकार में के नियंत्रण में चला गया। क्योंकि ध्यान रखें, उपराज्यपाल जो होते हैं दिल्ली के, वो केंद्र सरकार के प्रति यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि दिल्ली की सरकार इस अधिनियम पर काफी बौखलाई हुई है, और लगातार इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब आगे इस पर क्या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से यह मामला जाएगा, और यह मामला जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या डिसीजन देता है, उसके बाद फिर अगला निर्णय लिया जाएगा, या आगे तय किया जाएगा कि आखिर अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे, सरकार दिल्ली की और अधिकारी इसके नियंत्रण में केंद्र की। अभी तक अब आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, तो फिर आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे देश में दिल्ली के संदर्भ में यह एक बड़ा बदलाव है, जिस पर निश्चित रूप से हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़ा विश्वास है कि ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दा को लेकर आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।